सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। आखिर भोपाल है किसका, हिंदुओं का या मुसलमानों का? यह सवाल बीजेपी नेता आलोक शर्मा के उस विवादित बयान के बाद उठ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भोपाल मुसलमानों का नहीं बल्कि सम्राट अशोक और राजा भोज का है। बीजेपी नेता के इस बयान से भाईजान भड़क गए और भोपाल को मुसलमानों का बताते हुए इस बयान को सियासी हथकंडा करार दिया। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है। हमारे बाप दादा के है तो हमारा है, हम दूसरे का थोड़ी मानेंगे। हमारे बाप दादा ने यहाँ रहा, यहाँ पैदा हुआ और फिर हम पैदा हुए, फिर हम कहाँ जाएंगे? यही नहीं है तुम्हारा। बाहर ना कभी हुए थे और ना कभी होंगे। किसी में दम नहीं, ना होने देंगे, ना किसी में दम नहीं है भाई। वो तय करने वाले कोई नहीं होते, ये सबका है। भोपाल किसका है, हिंदुओं का या मुसलमानों का? ये सुलगता सवाल बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के उस बयान के बाद उठ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा कर दिया कि भोपाल मुसलमानों का नहीं बल्कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा भोज का है। आलोक शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां मंच से वो भोपाल के इतिहास की बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने भोपाल को हिंदुओं का शहर बताते हुए मिलकर सनातन संस्कृति की रक्षा करने की अपील की। कि हमारा भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियाला वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। आए और हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहे। बीजेपी नेता ने भोपाल को हिंदुओं का बताया तो भाईजान भड़क गए। जी मीडिया की टीम से बात करते हुए इस बयान को मुसलमानों ने सियासी हथकंडा बताते हुए दावा किया कि जहां उनके पूर्वजों का वास रहा है वो जगह उन्हीं की है और उन्हीं की रहेगी। हमारे बाप दादा के है तो हमारा है, हम दूसरे का थोड़ी मानेंगे। हमारे बाप दादा ने यहाँ रहा, यहाँ पैदा हुआ और फिर हम पैदा हुए, फिर हम कहाँ जाएंगे? सांसद जी तो कह रहे हैं कि नहीं है मुसलमानों का। सांसद जी वही पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे ये बता दें। वो नवाबी दौर से भोपाल का मुसलमान है, मुसलमानों का ही है। कि रामेश्वर शर्मा को मंत्री बनाना है तो आलोक शर्मा जो है वो अपनी बात तरह तरह की रख रहे हैं, कहीं मुसलमान, कहीं इस्लाम, कहीं पाकिस्तान, कहीं कब्रिस्तान, ये सब बातें करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ना किसी में दम नहीं है भाई, वो तय करने वाले कोई नहीं होते, ये सबका है भाई। अपन इंडियन है, अपन इंडियन ही है। बीजेपी नेता आलोक शर्मा के इस बयान से जहां एक तरफ भाईजान भड़के तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी सियासी हमला करने का एक मौका मिल गया। केवल बयानबाज, आपको समझ में आनी चाहिए ये बात आलोक जी कि इस तरह की बातों से आपका भला होने वाला नहीं है, ना आपकी पार्टी का भला होने वाला है। आपके पाप जितने होने थे हो गए, अब बदलाव का दौर चालू हो गया। ये कहना कि ये इसका नहीं है, ये उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, जब तो हम कहते हैं आप संविधान को नहीं मानते हो, तभी तो हम कहते हैं आप दलित विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं अम्बेडकर विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं आपको कि आप देश विरोधी हो। बताया जाता है कि भोपाल प्राचीन काल में मालवा इलाके का हिस्सा था और परमार राजा भोज ने इसे भोजपाल के नाम से विकसित किया था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। इसके बाद 18वीं सदी में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की और 19वीं-20वीं सदी में 4 महिला नवाबों ने इस पर शासन किया। भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो एक दावा मध्य प्रदेश के भोपाल पर हुआ तो दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यहां के मर्दाना इमामबाड़े को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मर्दाना इमामबाड़े में एक कुआं मिला है। इससे पहले हिंदू समुदाय ने पहले ही इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था और अब कुआं मिलने के बाद वो अपने दावे को मजबूत बता रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमामबाड़े के अंदर सचमुच मंदिर था। वाराणसी में बना एक इमामबाड़ा और उसके अंदर मिला एक कुआं, पर्दे से छिपाया पर तब भी छिप ना पाया। वो कहते हैं ना कि सच को लाख छुपाओ पर वो छिप नहीं सकता। कुछ ऐसा ही बनारस के इस इमामबाड़े में भी हुआ।
जहां सरकारी जमीन पर इमामबाड़ा बनाया था, लेकिन जैसे ही इसकी जांच हुई तो जो सामने आया उसने इसकी पूरी सच्चाई सामने रख दी। यहां बने विवादित इमामबाड़े में कुआं मिलने का दावा किया जा रहा है, वो कुआं जिसका खुलासा मुतवल्ली के सालों से ढके पर्दा हटाने पर हुआ। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़ा को लेकर कल एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एक वीडियो सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में सामने आया। दरअसल यही वो मर्दाना इमामबाड़ा है जिसमें एक कुएं को दिखाया गया और खुद मुतवल्ली के उत्तराधिकारी ने उस वीडियो को दिखाया और वहां पर वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जो नगर निगम की टीम थी, जो सिटी मजिस्ट्रेट की टीम थी, उन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया और यही वो इमामबाड़ा है जिसकी बार बार जिक्र की जाती है। इस इमामबाड़े को लेकर पहले ही विवाद है, जिसमें आरोप है कि ये सरकारी जमीन पर बना है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों ने पहले ही इस इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था और अब जब इसकी तस्वीर सामने आई है तो विवाद और गहरा गया। सर मेरे ख्याल से लोग जब नया जो है विवाद खड़ा करते रहते हैं हमेशा। पहले कुछ होता नहीं था, धीरे धीरे मुहर्रम होने लगा, ताजिया बैठने लगा, उसके बाद अब 50वां 60वां 40वां सब होने लगा। यहाँ पे कुछ होता नहीं था। यहाँ पे इमामबाड़े को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि कुएं के पास एक ताजिया रखा जाता था और मुस्लिम पक्ष ने पहले सिर्फ छोटा हिस्सा बनाया, बाद में चबूतरे का निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर लिया और इसे धीरे धीरे इमामबाड़े में तब्दील कर दिया। इस इमामबाड़े में सिर्फ कुआं नहीं, मंदिर भी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये वही कुआं है जो पुराने समय से लोगों के लिए जल स्रोत का बड़ा माध्यम हुआ करता था, जिसे बाद में दीवार के सहारे ढक दिया गया था। ये कहना है कि ये नवाबों के वक्त से इनके पास पुश्तैनी ज़मीन मिली है और इस पर वो इमामबाड़ा बनाकर यहाँ पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाने कि इमामबाड़े की क्या स्थिति है और इमामबाड़े में मुतवल्ली का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और जब से ये वीडियो सामने आया है, जब से हमने इस रिपोर्ट को दिखाई है, तब से लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इन चाय की दुकानों पर चर्चा तेज हो गई है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि इमामबाड़े से जुड़े पुख्ता दस्तावेज उनके पास हैं। लेकिन अब कुएं की झलक मिलते ही हिंदू समुदाय का दावा और मजबूत हो गया। इससे पहले इमामबाड़े पर सिटी मजिस्ट्रेट टीम ने अंदर जाकर गहन निरीक्षण किया और नपाई भी की थी और अब जांच के आधार पर तहसील के पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कि इस तरह की बातों से आपका भला होने वाला नहीं है, ना आपकी पार्टी का भला होने वाला है। आपके पाप जितने होने थे हो गए, अब बदलाव का दौर चालू हो गया। ये कहना कि ये इसका नहीं है, ये उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, जब तो हम कहते हैं आप संविधान को नहीं मानते हो, तभी तो हम कहते हैं आप दलित विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं अम्बेडकर विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं आपको कि आप देश विरोधी हो। बताया जाता है कि भोपाल प्राचीन काल में मालवा इलाके का हिस्सा था और परमार राजा भोज ने इसे भोजपाल के नाम से विकसित किया था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। इसके बाद 18वीं सदी में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की और 19वीं-20वीं सदी में 4 महिला नवाबों ने इस पर शासन किया। भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो एक दावा मध्य प्रदेश के भोपाल पर हुआ तो दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यहां के मर्दाना इमामबाड़े को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मर्दाना इमामबाड़े में एक कुआं मिला है। इससे पहले हिंदू समुदाय ने पहले ही इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था और अब कुआं मिलने के बाद वो अपने दावे को मजबूत बता रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमामबाड़े के अंदर सचमुच मंदिर था। वाराणसी में बना एक इमामबाड़ा और उसके अंदर मिला एक कुआं, पर्दे से छिपाया पर तब भी छिप ना पाया। वो कहते हैं ना कि सच को लाख छुपाओ पर वो छिप नहीं सकता। कुछ ऐसा ही बनारस के इस इमामबाड़े में भी हुआ, जहां सरकारी जमीन पर इमामबाड़ा बनाया था, लेकिन जैसे ही इसकी जांच हुई तो जो सामने आया उसने इसकी पूरी सच्चाई सामने रख दी। यहां बने विवादित इमामबाड़े में कुआं मिलने का दावा किया जा रहा है, वो कुआं जिसका खुलासा मुतवल्ली के सालों से ढके पर्दा हटाने पर हुआ। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़ा को लेकर कल एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एक वीडियो सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में सामने आया। दरअसल यही वो मर्दाना इमामबाड़ा है जिसमें एक कुएं को दिखाया गया और खुद मुतवल्ली के उत्तराधिकारी ने उस वीडियो को दिखाया और वहां पर वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जो नगर निगम की टीम थी, जो सिटी मजिस्ट्रेट की टीम थी, उन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया और यही वो इमामबाड़ा है जिसकी बार बार जिक्र की जाती है।
इस इमामबाड़े को लेकर पहले ही विवाद है, जिसमें आरोप है कि ये सरकारी जमीन पर बना है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों ने पहले ही इस इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था, और अब जब इसकी तस्वीर सामने आई है तो विवाद और गहरा गया। सर मेरे ख्याल से लोग जब नया जो है विवाद खड़ा करते रहते हैं हमेशा। पहले कुछ होता नहीं था, धीरे धीरे मुहर्रम होने लगा, ताजिया बैठने लगा, उसके बाद अब 50वां 60वां 40वां सब होने लगा यहाँ पे। कुछ होता नहीं था यहाँ पे। इमामबाड़े को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि कुएं के पास एक ताजिया रखा जाता था और मुस्लिम पक्ष ने पहले सिर्फ छोटा हिस्सा बनाया, बाद में चबूतरे का निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर लिया और इसे धीरे धीरे इमामबाड़े में तब्दील कर दिया। इस इमामबाड़े में सिर्फ कुआं नहीं, मंदिर भी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये वही कुआं है जो पुराने समय से लोगों के लिए जल स्रोत का बड़ा माध्यम हुआ करता था, जिसे बाद में दीवार के सहारे ढक दिया गया था। ये कहना है कि ये नवाबों के वक्त से इनके पास पुश्तैनी ज़मीन मिली है और इस पर वो इमामबाड़ा बनाकर यहाँ पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाने कि इमामबाड़े की क्या स्थिति है और इमामबाड़े में मुतवली का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और जब से ये वीडियो सामने आया है, जब से हमने इस रिपोर्ट को दिखाई है, तब से लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इन चाय की दुकानों पर चर्चा तेज हो गई है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि इमामबाड़े से जुड़े पुख्ता दस्तावेज उनके पास हैं। लेकिन अब कुएं की झलक मिलते ही हिंदू समुदाय का दावा और मजबूत हो गया। इससे पहले इमामबाड़े पर सिटी मजिस्ट्रेट टीम ने अंदर जाकर गहन निरीक्षण किया और नपाई भी की थी, और अब जांच के आधार पर तहसील के पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीएम योगी के मुरीद इसरो के चेयरमैन ने लखनऊ में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से वापस लौटे शुभांशु शुक्ला के स्वागत समारोह में आयोजित कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन वी नारायण भी शामिल हुए। उन्होंने मंच से ही सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए विकास के कार्यों को बेमिसाल बताते हुए दूसरे राज्यों को इससे प्रेरणा लेने के लिए भी कहा। माननीय संजय जी, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाले ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला को उनका नागरिक अभिनंदन करने का फैसला करें। वी नारायण ने की सीएम योगी की तारीफ। I had a meeting with Honorable CM. Whatever you want through the space, we are ready to support. इसरो चेयरमैन भी योगी के मुरीद। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ इसरो के चेयरमैन वी नारायण भी शामिल हुए, जिन्होंने मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले सीएम योगी की जमकर तारीफ की। इसरो चेयरमैन ने यूपी में योगी सरकार बनने के बाद उनके नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तेजी से यूपी विकास के पथ पर दौड़ रहा है वो बेमिसाल है। इसरो चेयरमैन ने ये भी कहा कि यूपी में शुरू हुई विकास की योजनाओं से दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। Even though I am from Kanyakumari, we always look at UP, how the UP CM is governing and taking the UP to greater and greater heights, and thereby the country is growing. The day he took over as the CM onwards, most of the time I look at the news, what is happening in UP, and the way he lead the UP and taking the country to greater heights. I think we have to thank and appreciate him. Indian soil. इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की, इसकी भी वजह है, और वो है सीएम योगी का यूपी के लिए विकास के लिए विज्ञान वाला विजन, जिसके लिए वो इसरो की मदद ले रहे हैं। सीएम योगी इसरो की मदद से यूपी के लिए सैटेलाइट तैयार करा रहे हैं, जिससे आकाशीय बिजली से हर साल होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा, क्योंकि बिजली गिरने से पहले ही मोबाइल पर इसका अलर्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही सैटेलाइट से मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। साथ ही इससे जंगलों की मॉनिटरिंग और ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग भी होगी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 2 महीने पहले सीएम योगी ने डॉक्टर नारायणन से मुलाकात की थी, ताकि अंतरिक्ष में तकनीकी के जरिए योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के विकास कार्यों में इसकी मदद ली जा सके, जिस पर इसरो चीफ ने यूपी सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को जल्द शुरू करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां शिव मंदिर में साईं प्रतिमा पर सालों से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। मंदिर कमेटी ने साईं की प्रतिमा को हटाकर गंगा में विसर्जित कर दिया है और अब इस जगह पर कल यानी कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उधर चंदौसी में चतुर्थी मेले का भी आगाज हो गया है, जिसका शुभारंभ एएसपी अनुज चौधरी ने किया। देखिए संभल में कैसे लौट रही है सनातनी पहचान। संभल में साईं प्रतिमा पर नया संग्राम। साईं की जगह गणपति होंगे विराजमान। ये दो तस्वीरें नए संभल की पहचान है। जो संभल कभी हिंसा दंगों के लिए जाना जाता था, अब उसी संभल की संपूर्ण सनातनी पहचान धीरे धीरे उभर रही है। यानी कल की नगरी में सीएम योगी का सनातनी अभियान तेजी से चल रहा है। जिले को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने पर जोर है। संभल में लंबे समय से हिंदुओं के दो पक्षों में जो विवाद था, वो भी खत्म हो गया है। संभल के ठेर इलाके में शिव मंदिर में सालों से स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया है। समिति के सदस्य प्रतिमा को मंदिर से उठाकर अनूप शहर ले गए, जहां गंगा में विधि विधान से विसर्जन किया गया। साईं बाबा की प्रतिमा का विरोध शुरू हुआ कि प्रतिमा हटाने का, फिर जो जिन लोगों ने लगाई उनसे बात करके प्रतिमा आज हटा दी गई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साईं बाबा का कोई पूजन नहीं, कोई उनकी पूजा विधि नहीं, कोई शास्त्रों में इनका श्लोक मंत्र दूर दूर तक शास्त्र पुराणों ग्रंथों में वेदों में कोई इनका जिक्र नहीं है। शिव मंदिर में अब साईं प्रतिमा की जगह पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होगी। अब आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या था। ठेर मोहल्ले में 1992 में शिव मंदिर का निर्माण हुआ। 2011 में मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित हुई। अशोक राज नाम के शख्स ने इसकी स्थापना की। शिव मंदिर में हर रोज 50 से 60 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन साईं बाबा की पूजा नहीं करते। पुजारियों का कहना है कि साईं का हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। संभल के चंदौसी में सांप्रदायिक एकता का प्रतीक गणेश चतुर्थी मेला शुरू हो गया। सीएम योगी के सिंघम कहे जाने वाले एएसपी अनुज चौधरी ने मेले का उद्घाटन किया। समारोह में एएसपी अनुज चौधरी का ग्रैंड वेलकम हुआ। इस दौरान अनुज चौधरी भगवान गजानन की भक्ति में सराबोर नजर आए। हम प्रशासन का हिस्सा है, जहाँ ये पारंपरिक है, लगातार सम्मिलित होते आए पहले से, इसी कड़ी का हिस्सा हम भी हैं। चंदौसी में 66 सालों से गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल से शहर में झांकियां और शोभा यात्रा निकलेंगी। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के चंदौसी में गणेश चतुर्थी भव्यता और पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मेले की शुरुआत कल हो चुकी है। पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही है, क्योंकि कल रथ यात्रा निकलनी और ये रथ यात्रा दोपहर 2 बजे के करीब निकली, लेकिन उससे पहले जो रथ यात्रा निकलेगी उसकी यहाँ पर आप तैयारियाँ देख सकते हैं। स्वचालित यहाँ पर झांकियाँ निकलेगी और ये झांकी कल दोपहर 2 बजे से निकलकर रात 2 बजे तक लगातार चलता रहेगा पूरे शहर में। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। राजू राज, जी मीडिया, चंदौसी। और आइए अब आपको 2 ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो मजहबी उन्माद की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गणेश प्रतिमा के जुलूस में पटाखे फोड़ने का विरोध होने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गणेश समिति के पदाधिकारियों और हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना का जमकर विरोध किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जैसे तैसे उसने हालात को संभाला और जालिम नगर चौकी इंचार्ज के सिंह ने लोगों को शांत कराया। तो वहीं गुजरात के वडोदरा में भी इसी तरह की घटना हुई है। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 में असामाजिक तत्वों ने गणेश पंडाल के ऊपर अंडे फेंक दिए। कल रात करीब 3 बजे हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है और इलाके में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि 7 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। और राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने यह फैसला 27 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते लिया है।
हर साल इन पर्वों पर मीट की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन इस बार अंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे मुस्लिम अब सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। राजस्थान सरकार का ऐलान, नॉनवेज अंडा बैन, भाईजान बेचैन। बंद करनी है तो शराब की दुकानें भी बंद करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूरे राज्य में 28 अगस्त और 6 सितंबर को नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही पहली बार अंडे की बिक्री भी बंद रहेगी। राज्य सरकार का यह फैसला पर्युषण पूर्व और अनंत चतुर्दशी के कारण लिया गया है। अब तक केवल बूचड़खाने, मीट मछली की दुकान बंद रहती थी। देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए। दरअसल 28 अगस्त को पर्युषण पर्व मनाया जाएगा और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस मौके पर धार्मिक संगठनों की मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने चिकन मटन के साथ अंडे बेचने पर भी पाबंदी का फैसला किया है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से सनातनी खुश हैं, मगर मुस्लिम आबादी नाराज है, क्योंकि जयपुर में ही 1000 से ज्यादा अंडे के ठेले और दुकानें हैं, जिन्हें ज्यादातर मुस्लिम चलाते हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते यात्रा रोकनी पड़ी है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों में बाढ़ है, घर और मंदिर डूब गए हैं, पुल उखड़ गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू में जल युद्ध पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं ने दिल दहला दिया है। मौत के सैलाब से पूरे के पूरे गांव खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन कुदरत की विनाश लीला रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले उत्तराखंड का धराली, फिर कश्मीर के किश्तवाड़ और अब जम्मू के डोडा में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। डोडा के भद्रवाह में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से भद्रवाह में हाल बेहाल है। वीडियो में पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। इलाके की नदियां उफान पर हैं और मंदिर से लेकर घर तक पानी घुस चुका है। ऐसे में कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। अचानक आए सैलाब से भारी तबाही होने की खबर है। कल से ही हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू की तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से तवी नदी ने यहाँ पर कई सारे अपने मकानों को यहाँ पर जद में जो है वो ले लिया है और किस तरह से यहाँ पर कई सारे जो मकान है इसके साथ सटे हुए पूरी तरह से इसकी चपेट में जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और साफ तौर पर चुनौतियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कई सारे मकान यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मकान से अंदर होता हुआ ये पानी है वो यहाँ पर निकल रहा है। डोडा जिले में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश और पहाड़ों से आए मलबे ने नदी नालों का रुख बदल दिया, जिसके कारण कई मकान और सड़कें तबाह हो गईं। डोडा जिले में लगातार बारिश के बाद कई संपर्क मार्ग बंद हो गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बेल्ट में जगह जगह पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड से यातायात रोक दिया गया। प्रशासन ने लोगों से हाई रिस्क जोन से दूर रहने की अपील की है।
जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से अब निक्की तवी और बेलीचराना इलाके में लगातार इवैक्यूएशन जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो अपना सामान लेकर यहाँ पर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं और इसी तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू के अलग अलग ज़िलों में लगातार बारिश जो है वो कल शाम से ही लगातार हो रही है और उसके कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई। डोडा के साथ जम्मू के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें रामबन की हैं। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। जम्मू में भारी बारिश के कारण तवी नदी उफान पर है, जिससे व्यापक तबाही हुई है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तवी इलाके में कई घरों में दरारें आ गई हैं और कुछ घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जमीन धंसने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जम्मू में भारी बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज जम्मू में सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। पूरी तरह से जो मौसम है वो यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और अभी भी कुछ घंटे तक जो है इसी तरह के हालात जो है वो यहाँ पर रहने का अनुमान है। और उसी बीच आप देख सकते हैं सामने कई सारे पार्क थे, कई सारे यहाँ पर घर थे जो पूरी तरह से इसके बीच आ चुके हैं। तो ऐसे में इन सभी चुनौतियों के बीच कई सारे जो लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। डेंजर लेवल जो है वो 18 फीट से भी क्रॉस कर चुका है जम्मू तवी का जलस्तर और ऐसे में अब चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा है।